हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हरीश आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम लाइव पर। दोस्तों, आप सभी को मालूम है हमारे द्वारा जो क्लासें कंप्यूटर बेसिक कंप्यूटर की स्टार्ट की हुई हैं, ये राजस्थान पुलिस और राजस्थान पटवार से संबंधित जो एग्ज़ाम आपका होने वाला है उसके लिए हम लोगों ने एक कंप्यूटर की प्रश्न उत्तर की श्रृंखला स्टार्ट कर रखी है। इसके अंतर्गत आज आपकी जो क्लास होगी थर्ड क्लास होने वाली है। आज की क्लास में आपको बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस सॉल्व करवाए जाएंगे, क्योंकि आज की क्लास के अंदर हम जितना भी मैटर है उसको हम डिस्कस करेंगे विद इमेज के साथ में, ठीक है। और उसके साथ में छोटे छोटे जितने भी पॉइंट हैं उन सबको हम साथ के साथ क्लियर करते हुए चलेंगे। और आपको मालूम है जो राजस्थान के अंदर कंप्यूटर अनुदेशक भर्ती जो कंप्यूटर अनुदेशक भर्ती थी वो अभी तक ऐसा बोला जा रहा था कि ये अस्थायी भर्ती है। उसको अभी आज मंत्रिमंडल की जो बैठक थी उसके अंदर डिक्लेयर कर दिया है कि ये भर्ती अस्थायी ना होकर के एक तरीके से स्थायी भर्ती की जाएगी। तो जो भी कंप्यूटर अनुदेशक की प्रिपरेशन कर रहे हैं वो स्टूडेंट भी अब अपनी तैयारी को स्टार्ट कर दें, क्योंकि अभी तक डिक्लेरेशन नहीं था। कुछ स्टूडेंट भ्रमित थे। और स्पेशली मैं बता दूं कि इसके अंदर जो आपकी शैक्षणिक योग्यता रखी जाएगी इसके अंदर कंप्यूटर साइंस, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन स्ट्रीम से, ठीक है, जो स्टूडेंट लाइक करते हैं वो सभी इस एग्जाम में शामिल हो सकते हैं। तो आइएगा अब हम इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। देखिएगा आपके सामने आज की क्लास का जो पहला क्वेश्चन है वो आपके सामने है। आंसर कीजिएगा आप साथ के साथ कमेंट बॉक्स में, ठीक है, जिससे मेरा भी मनोबल बना रहता है कि आप रेस्पॉन्ड कर रहे हैं, ठीक है। तो जो स्टूडेंट अगर क्लास आपको अच्छी लग रही है तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें और शेयर भी करें साथ के साथ। देखिएगा पहला क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर। पहला क्वेश्चन जो आपका है वो है वे कोड्स जिनमें अलग अलग चौड़ाई या लंबाई वाली पंक्तियां होती हैं जो कंप्यूटर द्वारा पढ़ी जा सकती हैं उनको कहते हैं। तो आंसर बताइएगा, क्वेश्चन आपका क्या बोल रहा है क्लियर। एक बार आप पढ़िएगा खुद अपने मन से क्वेश्चन को और फिर आंसर कीजिएगा। क्वेश्चन बोल रहा है वे कोड्स का मतलब ऐसी लाइनें हो सकती हैं वर्टिकली जिनमें अलग अलग चौड़ाई या लंबाई वाली पंक्तियां होती हैं जो कंप्यूटर द्वारा पढ़ी जा सकती हैं उनको क्या कहते हैं, उनको क्या कहते हैं। आस्की कोड, ओसीआर स्कैनर, बार कोड या कोड। तो दोस्तों आपको मालूम होगा जब भी आप मॉल वगैरह या किसी स्पेशल जगह पे शॉपिंग करते तो वहां पर किसी भी प्रोडक्ट के साथ में आपको एक बार कोड लगा हुआ मिलता है और कैश काउंटर पर उस बार कोड को स्कैन किया जाता है और उसके बाद में आपके बिल में ऐड किया जाता है उस प्रोडक्ट का अमाउंट। ऐसा ही नहीं, ऐसा आपको जितने भी प्रोडक्ट हैं इसके अलावा आपकी जो बुक वगैरह हैं, बुक के अलावा जितने भी प्रोडक्ट हैं सब प्रोडक्ट को अगर आप उठा करके देखते हो तो उस पर आपको बार कोड जरूर मिलेगा। अब मैं बताता हूं, वे कोड जिनमें अलग अलग चौड़ाई या लंबाई वाली पंक्तियां होती हैं उनको हम बोलते हैं बार कोड। क्या बोलते हैं बच्चों? बार कोड बोलते हैं। और कंप्यूटर के द्वारा इस बार कोड को जो रीड करने के लिए, ठीक है, रीड करने के लिए जो डिवाइस काम में लेते हैं हम उसको बोलते हैं बार कोड रीडर, या शॉर्ट फॉर्म में अगर हम बात करें तो इस डिवाइस को हम बीसीआर के नाम से भी जानते हैं। देखिएगा अभी किस तरह की होती है। तो आपको देखो ग्राफिक्स के रूप में मैं आज की क्लास में सारी इमेजें लेके आया हूं। ये होता है आपका बीसीआर, इसको हम बोलते हैं बार कोड स्कैनर। और ये होता है बच्चों जो होता है आपका क्या होता है, बार कोड होता है। ये ऐसा बार कोड आपको आपकी बुक वगैरह या जो भी आप प्रोडक्ट मार्केट से परचेज करते हो, लगभग लगभग जितने भी प्रोडक्ट, जो भी चिप्स, कुरकुरे, बिस्किट, जितने भी प्रोडक्ट आपके मार्केट में आते हैं फसाई के द्वारा सर्टिफाइड, उन सभी पे आपको ऐसा बार कोड मिल जाएगा। इसके अलावा जो प्रोडक्ट आप मार्केट, शॉपिंग मॉल्स जहां से भी परचेज करते हो सभी पे बार कोड अवेलेबल होता है। इस बार कोड के अंदर इसकी सारी डिटेल होती है। चाहे अपन बात करें मैन्युफैक्चरर की, कहाँ से प्रोडक्ट बनाया गया है, कौन कौन सी चीज़ें इसमें यूज की गई है, इसकी कितनी प्राइस रखी गई है, इस पर कितना टैक्स है, सारी चीज़ें इस बार कोड के अंदर मेंशन होती हैं। इसके अलावा जो आप ये साइड में देख रहे हो ये होता है दोस्तों आपका क्यू आर कोड। इसको बोलते हैं क्विक रेस्पॉन्स कोड। क्विक
रेस्पॉन्स कोड। अब ये क्या होता है, ये भी एक तरह का बार कोड के जैसा ही होता है, बट इसके अंदर आप देख पा रहे होगे ये होती है, जो बार कोड होता है आपका ये होता है एक पूरी लंबाई के अंदर, और इसमें वर्टिकली खड़ी लाइनें होती हैं जिनकी अलग अलग चौड़ाई होती है, अलग अलग लंबाई होती है, ठीक है। और हम इस बार कोड क्यूआर कोड की बात करें तो क्यूआर कोड जो आपका होता है वो हमेशा सदैव आपको स्क्वायर फॉर्म में अवेलेबल होगा। क्यूआर कोड को वर्तमान में अगर आप देखें तो वर्तमान समय में अगर हम बात करते हैं आपके क्यूआर कोड की, तो क्यूआर कोड को आपको किस किस जगह पर अवेलेबल होगा, क्यूआर कोड आपको देखने को मिलेगा कहां पर, जितने भी आप ऑनलाइन ट्रांजैक्शन करते हो, ऑनलाइन ट्रांजैक्शन जैसे कि आप फोन पे के द्वारा, ठीक है, इसके अलावा गूगल पे, पेटीएम, इसके अलावा अमेजोन, ये जितने भी आपके डिजिटल पेमेंट बैंक हैं, डिजिटल पेमेंट बैंक, इनके द्वारा जो पेमेंट आपके द्वारा आपके आपसे रिसीव किया जाता है वो एक स्पेशली क्यूआर कोड अवेलेबल करवाया जाता है। इस क्यूआर कोड में पर्टिकुलर जो भी यूजर है जिसको भी आप पेमेंट करोगे, जिसको भी आप मनी ट्रांसफर या पैसा या फंड ट्रांसफर करोगे, उसकी पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन होती है। और इसको आप क्या करते हो, आपके मोबाइल के अंदर क्या होती है, आपकी पर्टिकुलर एक एप्लीकेशन होती है विशेष तरह की, और इस एप्लीकेशन के अंदर ही इसको स्कैन करने के लिए क्यूआर कोड स्कैनर लगा हुआ होता है। इस क्यूआर कोड स्कैनर के द्वारा इस कोड को स्कैन किया जाता है, और जैसे ही आप स्कैन करते हो तो पर्टिकुलर यूजर का, जिस भी यूजर का ये बार कोड है, उस यूजर की इंफॉर्मेशन या बैंक अकाउंट डिटेल आपको अवेलेबल हो जाती है, और आसानी से आप क्या कर सकते हो, पैसा ट्रांसफर कर सकते हो। तो आप समझ गए होंगे कि किस तरीके से हम बार कोड और क्यूआर कोड में डिफरेंस कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा आपका, किसी मानक कीबोर्ड में सामान्यतया कितनी फंक्शन कुंजियां होती हैं। तो देखिएगा किसी मानक कीबोर्ड में यानी कि स्टैंडर्ड कीबोर्ड के बारे में पूछा है, स्टैंडर्ड कीबोर्ड, यहां पर आपसे कंप्लीट टोटल कुंजी नहीं पूछे, टोटल कुंजी अगर पूछे, टोटल की संख्या पूछे तो आपको मालूम होगा स्टैंडर्ड कीबोर्ड के अंदर 104 से 108 तक की होती हैं, लेकिन पर्सनली अगर पर्टिकुलर आपको संख्या दी जाएगी तो ऑप्शन में 104 मिलेगा, तो आपको 104 सही करना है, ठीक है। अब आपसे यहां पे पूछा है, आपसे पर्टिकुलर पूछा फंक्शन कीज, फंक्शन कीज की संख्या पूछी है दोस्तों। अब फंक्शन की क्या होती है, सबसे पहले हम बात करें तो आप देखिएगा इस ग्राफिक्स में, देखिएगा इस डायग्राम में टाइप्स ऑफ की चार्ट। तो अगर हम कीबोर्ड की कंप्लीट कीबोर्ड की बात करें तो इसके अंदर बहुत सारी कीज होती हैं जिनको अलग अलग सेक्शन में डिवाइड किया गया है। जैसे अगर हम बात करते हैं तो इधर जो राइट हैंड साइड में आपको की दिखेंगी 0 से लेके 9 तक की, ये आपकी कहलाती है न्यूमेरिकल कीज, ठीक है। इसके अलावा आपको ऐसी एरो वाली की देखेंगी अप डाउन लेफ्ट राइट, ये आपकी कहलाती है नेविगेशन कीज, ठीक है। इसके अलावा आपको ए से लेकर के जेड तक जो आपको ये कैरेक्टर की कीज दिखेंगी, ठीक है, ये आपकी कहलाती है अल्फाबेटिकल कीज, अल्फाबेटिकल कीज। इसके साथ ही अगर हम बात करें तो इनके ऊपर आपको यहां पर भी कुछ स्पेशल कैरेक्टर वाली और 0 से लेके 9 तक, और इनके साथ ही आपको कुछ स्पेशल कैरेक्टर जैसे @ हैज, डॉलर, इस तरह के सिंबल जो दिखाई देते हैं वो 9 की यहाँ पे और अवेलेबल होती हैं। और इनके ऊपर अगर हम देखें तो आपको ये जो की होती हैं F1 से लेकर के F12 तक, ये की आपकी कहलाती है बच्चों फंक्शन कीज। जो क्वेश्चन एग्जामिनर ने पूछा है आपसे वो फंक्शन कीज के बारे में ही पूछा है। तो कीबोर्ड में जो F1 कीज की संख्या, फंक्शन कीज की संख्या होती है 12, ये होती हैं आपकी F1 से लेके और F12 तक की होती हैं, F12 कीज होती हैं। अब इनका क्या उपयोग होता है वो भी हम देखेंगे। इसके अलावा और की बात कर लें
तो आपके पास में होती है कंट्रोल कीज। ठीक है, इसके अलावा हमारी इन जो नेविगेशन की होती है इन्हीं को हम एरो की के नाम से भी जानते हैं, एरो कीज के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, इसके अलावा कंट्रोल कीज हो गई हमारे पास में, और कुछ स्पेशल पर्पज कीज भी होती हैं। और बात करें अगर कीज की तो देखिएगा, और एक्स्ट्रा की कौन सी होती है, एक होता है हमारे पास में यहाँ पर एंटर की। कौन सी होती है, एंटर की। एक एंटर की के ऊपर होती है बैक स्पेस की, ESC की, टेब की, कैप्स लॉक की, शिफ्ट की, अल्ट की, एक अल्ट होती है। ये स्पेशल, कुछ स्पेशल फंक्शन इनके द्वारा परफॉर्म किए जाते हैं। इनके साथ में अगर हम कोई दूसरी की को यूज करते हैं तो कुछ और ही फंक्शन परफॉर्म किए जाते हैं। इसके अलावा स्पेस बार की, और इधर हम देखें तो देखिएगा होम की, एंड की, डिलीट की और एरो की। एरो की के बारे में हम बात कर चुके हैं, न्यूमेरिकल की के बारे में हम बात कर चुके हैं, और जो ये आपकी अल्फा न्यूमेरिकल की हैं, ये न्यूमेरिकल की और ये अल्फाबेटिकल की, इनके बारे में भी बात कर चुके हैं। और जो हमारी ये ऊपर ही ऊपर है, ये है हमारी फंक्शन कीज, ये 12 कीज होती हैं, इनके बारे में भी बात कर चुके हैं। अब आप देखिएगा फंक्शन कीज में से कुछ इंपॉर्टेंट कीज हैं, इनके क्या क्या कार्य होते हैं। तो अगर हम F1 की बात करें तो F1 फंक्शन कीज का क्या कार्य होता है। F1 फंक्शन कीज क्या करती है, ओपन द हेल्प स्क्रीन फॉर ऑलमोस्ट एवरी प्रोग्राम। अगर आप किसी भी प्रोग्राम को ओपन कर रहे हो, तो अगर आपको कुछ मदद चाहिए या उस प्रोग्राम को कैसे आप काम में लेंगे या उस पर कैसे कार्य करेंगे, तो उसके लिए आप F1 की प्रेस करेंगे तो आपके पास में हेल्प टैब खुल जाएगी, और उसमें आप देख सकते हैं कि हम किस तरीके से उसकी फंक्शनिंग को परफॉर्म कर पाएंगे। F2 कीज आपको रीनेम करने के लिए काम में ली जाती है। जैसे किसी भी डॉक्यूमेंट्री या फाइल है, फोल्डर है, अगर उसको आप रीनेम करना चाहते हो तो F2 की डायरेक्ट की है, इसको काम में लेकर के आप रीनेम कर सकते हो। इसके बाद में देखिएगा आप F4 कीज। F4 मूव द फोकस टू द एड्रेस बार। ठीक है, ये एड्रेस बार को डिस्प्ले करने के काम में आती है, और अगर इसको एल्ट के साथ में हम प्रेस करेंगे तो जो भी एक्टिव प्रोग्राम है, हमारी जो विंडो पर एक्टिव प्रोग्राम है, मान लो कोई फाइल खुली हुई है, उसको क्लोज कर सकते हैं, और इससे हम हमारे पीसी को भी शट डाउन कर सकते हैं या लॉग ऑफ करने के काम में लेते हैं डायरेक्ट। F5 आपकी स्पेशली एग्जाम में काफी बार पूछी जा चुकी है, तो इसको हम बोलते हैं रिफ्रेश की के नाम से भी जानते हैं। ये किसी भी प्रोग्राम को, जो करंट प्रोग्राम जो या टेब खुली हुई है, उसको रीलोड करने के काम में भी हम इसको यूज करते हैं। ठीक है, और अगर हम स्पेशली पावर पॉइंट के अंदर इस की को प्रेस करते हैं, पावर पॉइंट की जो स्लाइडें होती हैं उनको अगर हम उनका स्लाइड व्यू या स्लाइड शो स्टार्ट करने के लिए भी हम इस F5 की को काम में लेते हैं। अब इसके अलावा बात करें तो आप खुद देख सकते हैं, F6 की बात करें तो ऑन द डेस्कटॉप F6 टॉगल्स बिटवीन डेस्कटॉप फाइल टू द टास्क बार एंड द सिस्टम ट्राई आइकन इन माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस प्रोग्राम। F6 टॉगल बिटवीन द मेन्यू आइटम एंड वर्क स्पेस। F7 की बात करें तो यूज टू स्पेल चेक एंड ग्रामर चेकिंग। जैसे हम वर्ड के अंदर काम करते हैं, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर, तो जो हम कंटेंट लिखते हैं तो उसकी स्पेलिंग चेकिंग के लिए और ग्रामेटिकल जो एरर होती हैं उनको चेक करने के लिए हम F7 की का उपयोग करते हैं। F8 की बात करें तो हम बूट मेन्यू को स्टार्ट करने के लिए, टर्निंग ऑन करने के लिए हम F8 की का काम में लेते हैं। F9 की बात करें तो अगर इसको CTRL प्लस F9 के साथ में अगर हम प्रेस करते हैं, F9 की को CTRL के साथ में, तो किसी भी प्रोग्राम को ये क्या कर सकते हैं, कंपाइल करने के लिए प्रोग्रामिंग के अंदर हम कंपाइल उस प्रोग्राम को करने के रूप में काम में लेते हैं। F10 की बात करें तो F10 को हम अगर शिफ्ट प्लस F10 की के साथ में अगर हम इसको काम में लेते हैं तो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर हम हमारा जो टैब खुला हुआ है उसको मिनिमाइज और रीलोड यानी कि मैक्सिमाइज करने के काम में लेते हैं। F11 की बात करें तो इसको CTRL प्लस F11 के साथ में ऐड करें तो न्यू मैक्रो टू द वर्कबुक के अंदर नया वर्क स्पेस खोलने के काम में लेते हैं। और F12 की बात करें, ओपन द सेव एज डायलॉग बॉक्स को ओपन करने के लिए माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर हम डायरेक्ट F12 की का उपयोग करते हैं। तो मैं एक्सपेक्ट करता हूं, आशा करता हूं कि आप समझ पाए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पर, किस में स्टोर किए हुए डेटा को पावर ऑन होने पर भी
समय समय पर रिफ्रेश करने की आवश्यकता होती है। देखिएगा कंप्यूटर के अंदर हमारे पास में स्पेशली हम बात करें तो जो ये ऑप्शन आप देख पा रहे हो, एस रोम, डी रोम, कैश मेमोरी, रोम, ये सभी हमारे पास में टाइप्स ऑफ मेमोरी की अगर हम बात करें तो उसके अंदर के क्या हैं, ये पार्ट हैं, उसके अंदर के भाग हैं। ठीक है, तो अगर आपका सिस्टम ऑन है, ठीक है, और समय समय पर आप क्या करते हो, जैसे कि वर्ड में आप काम कर रहे हो, आपने कुछ टाइप किया और फिर से आप उसको सेव कर लेते हो, तो जो ये काम आप करते हो रिफ्रेश का, ये जो कार्य होता है वो होता है आपका स्पेशली डी रैम के अंदर। अगर हम बात करते हैं एस रैम की तो ये कहलाती है आपकी स्टेटिकल या स्टेटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। और अगर डी रैम की हम बात करें तो ये आपकी कहलाती है डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। ठीक है, और कैच मेमोरी की बात करते हैं तो कैच मेमोरी कंप्यूटर की सबसे फास्टेस्ट मेमोरी होती है। ये क्या करती है, ये जो आपकी सीपीयू के साथ में जुड़ी हुई रहती है। और रोम की बात करें तो रोम होती है आपकी रीड ओनली मेमोरी। अब आइएगा हम इन पे थोड़ा सा डिटेल में देख लेते हैं। टाइप्स ऑफ अगर हम मेमोरी की बात करें तो देखिएगा मेमोरी टाइप्स की अगर हम बात करें तो मेमोरी स्टोरेज के आधार पर दो प्रकार से डिवाइड की जाती है, प्राइमरी मेमोरी, सेकेंडरी मेमोरी। प्राइमरी मेमोरी को फर्दर दो भागों में बांटा गया है, वोलेटाइल और नॉन वोलेटाइल। वोलेटाइल मेमोरी होती हैं जो आपकी रैम और रोम होती हैं, और नॉन वोलेटाइल मेमोरी होती हैं वो सॉरी ये आपकी वोलेटाइल मेमोरी होती हैं जो होती हैं आपकी कैचे मेमोरी, रजिस्टर मेमोरी और रैम मेमोरी। ठीक है, और नॉन वोलेटाइल मेमोरी होती है जो ओनली होती है आपकी रोम मेमोरी। ठीक है, अभी हमने देखा था एस रैम और डी रैम, ये आपके जो प्रकार होते हैं, जो रैम के प्रकार होते हैं। रैम की अगर हम बात करें तो रैम देखिएगा आप कितने प्रकार की है, एस रैम, डी रैम, एस डी रैम, ईडीओ और फ्लैश रैम। ठीक है, तो आप समझ गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, ऑप्टिकल मैकेनिकल माउस बॉल की गति का पता करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, लेजर का, रबड़ का, ऑप्टिकल सेंसर का, अल्ट्रावायलेट लाइट का। तो ये इजी सा क्वेश्चन है। जो आपके पास में लेजर माउस होता है, इसके जो बॉल की जो कर्जर की स्पीड है, ठीक है, इसका पता लगाने के लिए हम क्या काम में लेते हैं, ऑप्टिकल सेंसर। ऑप्टिकल सेंसर हम काम में लेते हैं, तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में से किस पर स्टोर किया हुआ डेटा इरेज का मतलब होता है मिटाना, इरेज होने के बाद फिर से प्रोग्राम किया जा सकता है। तो देखिएगा बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जैसे अगर हम बात करें तो जो अपन ने बात करी थी आपकी मेमोरी की, मेमोरी दो प्रकार की होती है। देखिएगा प्राइमरी मेमोरी और सेकेंडरी मेमोरी। प्राइमरी मेमोरी की हम बात करें तो ये होती है वोलेटाइल मेमोरी और नॉन वोलेटाइल मेमोरी। ठीक है, वोलेटाइल मेमोरी की बात करते हैं तो ये आपकी होती है अस्थायी मेमोरी, और नॉन वोलेटाइल मेमोरी की बात करते हैं तो ये होती है आपकी स्थायी मेमोरी। अस्थायी मेमोरी को हम क्या बोलते हैं, टेम्परेरी मेमोरी के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, और स्थायी मेमोरी की हम बात करें तो इसको हम जानते हैं परमानेंट मेमोरी, और इसको हम जानते हैं वोलेटाइल मेमोरी को TEMPRARY टेम्परेरी मेमोरी के नाम से जानते हैं। यानी कि अगर हम बात करें टेम्परेरी यानी होता है अस्थायी, और परमानेंट यानी होता है आपका स्थायी। अस्थायी मेमोरी को अगर हम बात करें तो देखिएगा अस्थायी मेमोरी का क्या मतलब है। अस्थायी मेमोरी वह मेमोरी होती है जिसमें हम जिस समय प्रोग्राम किसी भी हम टास्क पर कार्य कर रहे हैं, या MS वर्ड की बात करें, पावर पॉइंट की बात करें, एक्सेल की बात करें, या कोई भी वर्ड फाइल की बात करें, तो हम किसी भी फाइल पर या किसी भी टास्क पर काम कर रहे हैं तो उस समय जो वो टास्क के अंदर हम जो भी काम कर रहे हैं वो अस्थायी मेमोरी के अंदर आपका सेव होता है, वो टेम्परेरी रूप से सेव होता है। अगर उस सिचुएशन के अंदर किसी भी तरीके की कोई प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है, जैसे कि विद्युत सप्लाई बंद हो गई, कंप्यूटर आपका शटडाउन हो गया है, तो ऐसी सिचुएशन में आपका डेटा अस्थायी रूप से स्टोर था, तो मान लो अगर विद्युत की सप्लाई बंद हो जाती है, कंप्यूटर ऑफ हो जाता है, तो आपका डेटा
उस सिचुएशन के अंदर सेव नहीं हो पाता है। कंडीशन है कि जब तक कि आपने किसी भी कमांड के द्वारा उस डेटा को, जितना आपने वर्क किया था, उसको सेव नहीं करवाया गया हो परमानेंट मेमोरी में, यानी कि रोम में। ठीक है, तो आप समझ गए होंगे रैम आपकी अस्थायी प्रकार की मेमोरी होती है। ठीक है, और जो रोम होती है वो आपकी स्थायी प्रकार की मेमोरी होती है। लेकिन अगर हम रोम के टाइप्स की बात करें तो रोम 3 प्रकार की होती है, पी रोम, ईपी रोम और ईईपी रोम। पी रोम की बात करें तो प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, ईपी रोम की बात करें तो इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, और ईईपी रोम की बात करें तो इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, इसका फुल फॉर्म होता है। अब अगर स्पेशली एग्जामिनर क्वेश्चन पूछता है ये वाला जो कि आपसे पूछा गया है, निम्न में से किस पर स्टोर किया हुआ डेटा इरेज होने के बाद फिर से प्रोग्राम किया जा सकता है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा आपका ईपी रोम और डबल ईपी रोम। अगर हम बात करें एक तरीके से रोम की, तो रोम होती है आपकी रीड ओनली मेमोरी, और रीड ओनली मेमोरी आपकी एक तरह की स्थायी मेमोरी होती है। कौन सी मेमोरी होती है आपकी? स्थायी मेमोरी होती है, यानी कि ये परमानेंट, यही मेमोरी आपकी परमानेंट मेमोरी होती है, और इसी को हम स्थायी मेमोरी भी बोलते हैं। अब कुछ बच्चों के माइंड में क्वेश्चन आ रहा होगा, सर हम इसको स्थायी मेमोरी बोल रहे हैं, फिर भी हम इसमें डेटा को इरेज करके और मिटा करके फिर से प्रोग्राम करवा रहे हैं। तो बच्चा, स्थायी मेमोरी के अंदर जो प्रोग्राम होते हैं ना, वो जो कंपनी सॉफ्टवेयर का निर्माण करती है, यानी कि जो कंपनी सीपीयू का निर्माण करती है आपके का, वो पहले से ही इसके अंदर स्पेशली बायोस नामक, BIOS, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, इस नाम के प्रोग्राम को पहले से ही इसके अंदर परमानेंटली स्टोर करा करके देती है। ठीक है, यही आपका चेक करता है। जब भी आप कंप्यूटर के साथ में, आपने देखा होगा पेरिफेरल डिवाइसेज, यानी कि आपके प्रिंटर है, कीबोर्ड है, माउस है, इनको जब भी आप कनेक्ट करते हो तो कंप्यूटर आपका चेक करता है कि जो भी आपके बाहर से सारे डिवाइसेज आपने जो कंप्यूटर के साथ में जोड़े हैं वो प्रॉपर कनेक्ट हुए नहीं है, तो वो ये बायोस ही चेक करता है उसको। ठीक है, लेकिन कुछ ऐसे प्रोग्राम भी होते हैं जिनको हम वापिस से यानी कि कुछ विशेष तरह की टेक्निकों को यूज करके डार्क रूम के अंदर, उनके अंदर फिर से प्रोग्राम अपडेट करवाए जाते हैं या नए प्रोग्राम इंस्टॉल कर दिए जाते हैं। वो प्रोसेस ईपी रोम और डबल ईपी रोम, यानी कि इरेजेबल प्रोग्रामेबल रोम और इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रोम के अंदर कर पाना संभव है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो होगा बच्चा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, निम्न में से स्टोरेज संग्रहण की सबसे बड़ी इकाई कौन सी है? तो दोस्तों, मैंने क्लास फर्स्ट या सेकंड जिन भी बच्चों ने अगर लिए नहीं लिए तो एक बार जाकर के आप जरूर क्लास पहली और दूसरी देखें। उसके अंदर मैंने आपको बताया था, अगर हम बात करते हैं कि स्टोरेज की, अगर हम स्टोरेज की बात करते हैं तो स्टोरेज की बात जब भी करेंगे तो आपकी जो मेमोरी होती है, मेमोरी के अंदर हम डेटा को या इंफॉर्मेशन को 0 और 1 के रूप में ही क्या करते हैं, स्टोर करते हैं। और 0 और 1 को, ये जो 0 और 1 होता है इसको हम जानते हैं किस नाम से? बाइनरी डिजिट के नाम से, बाइनरी डिजिट के नाम से, या हम जानते हैं बाइनरी नंबर। ठीक है, अगर बाइनरी डिजिट की बात करें तो बाइनरी का हम लेते हैं बी और डिजिट का हम लेते हैं इट, और इन दोनों को अगर हम मिला देते हैं तो हमारे पास में क्या बनता है? बिट। तो इस तरीके से जो ये बिट का निर्माण होता है, यही आपकी मेमोरी की सबसे छोटी इकाई कहलाती है। याद रहेगा बच्चा? बिल्कुल। तो बिट मेमोरी की सबसे छोटी इकाई कहलाती है। अब अगर हम और बात करें तो जो आपका 8 बिट का समूह होता है ये कहलाता है आपका एक बाइट। आपका 4 बिट का समूह होता है, ये भी साथ के साथ आप याद रख के समझिएगा, 4 बिट का समूह कहलाता है एक निब्बल। ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं आपके। अब हम बात करते हैं 1024 आपका बाइट, ये मिलकर के बनता है आपका 1 KB,
और 1024 KB मिलकर के बनता है आपका 1 MB, और 1024 MB मिलकर के बनता है आपका 1 GB, और 1024 GB मिलकर के आपका बनता है 1 TB। आपने बेसिक रूप से डेटा का जो साइज है उसके बेसिस पे यहां तक ही पढ़ा होगा। तो ऑप्शन में भी आपको यही दिया, टेराबाइट बोले तो TB, किलोबाइट बोले तो KB, मेगाबाइट बोले तो MB, और गीगाबाइट बोले तो GB। तो यहां पर आपने देखा होगा निम्न में से सबसे बड़ी यूनिट, दिए गए ऑप्शन में से जो सबसे बड़ी यूनिट है वो आपकी टेराबाइट है। जबकि अगर एग्जामिनर आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है वर्तमान में जो कार्य किया जा चुका है स्टोरेज डिवाइसेस के रूप में, तो मेमोरी की जो सबसे बड़ी यूनिट है वो वर्तमान समय में है जो गीओप बाइट है। गीओप बाइट याद रखिएगा। अगर मेमोरी की सबसे छोटी यूनिट पूछे तो आप क्या बताएंगे, आंसर क्या करेंगे, बिट। और अगर मेमोरी की सबसे बड़ी यूनिट वो है आपकी गीओप बाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, कौन सा प्रिंटर केवल एक स्ट्रोक में कैरेक्टर प्रिंट करता है। एक स्ट्रोक का मतलब है कि सिंगल स्ट्रोक, यानी कि मान के चलते हैं आपने पुराने जमाने के टाइपराइटर देखे हों, तो आपने टाइपराइटर देखे होंगे, इस तरह के टाइपराइटर हुआ करते थे कुछ, इसके अंदर आप एक पेपर डालते थे और इसमें यहां पर एक ब्लैक रिबन हुआ करती थी, और यहां पर आपने देखा हो तो इस तरीके से बहुत सारे हैमर हुआ करते थे, इनके ऊपर इनकी विपरीत इमेज में आपके जो कैरेक्टर थे स्पेशल, वो सारे इसके ऊपर क्या हुआ करते थे, प्रिंट उभरे हुआ करते थे। और यहां पर आपकी जितने भी जो वर्तमान समय में कीबोर्ड के अंदर की होती हैं वो की अवेलेबल होती थी। ये आपका पुराने जमाने का टाइपराइटर इस तरह का हुआ करता था। अब यूजर के द्वारा इन कीज को प्रेस किया जाता था। जैसे ही आप मान के चलते हम ए वाली की प्रेस करते थे, तो जो ये ए वाला हैमर था ये ऊपर की तरफ उठ के और इस कार्बन के ऊपर में क्या करता था, स्ट्राइक करता था, यानी कि प्रहार करता था। स्ट्राइक का मतलब प्रहार या चोट डालना होता है, चोट के द्वारा कार्बन पर स्ट्राइक करता था। और जो इसके ऊपर उभरा हुआ अक्षर था, जो ये ए था, वो उभरा हुआ था इस हैमर पर, वो आपके कार्बन से टकरा करके और जो आपका कार्बन के नीचे पेपर लगा हुआ करता था उस पर प्रिंट हो जाता था। इस तरह की प्रिंटिंग टेक्निक हम टाइपराइटर के अंदर आपने देखी होगी। तो जो आपका टाइपराइटर हुआ करता था वो आपका क्या था, सिंगल स्ट्रोक के मैकेनिज्म पर कार्य करता था। इसी टेक्निक में अगर हम आगे चले तो हमने देखा कि कुछ प्रिंटर डिजाइन किए गए थे, कुछ प्रिंटर्स डिजाइन किए गए थे। अगर हम प्रिंटर्स की बात करें तो देखिएगा वो कौन से थे। प्रिंटर की हम बात करते हैं तो प्रिंटर को दो भागों में बांटा गया है, प्रिंटिंग मेथड के बेस पे और टेक्नोलॉजी के बेस पे। अगर हम टेक्नोलॉजी की बात करें तो इनको दो भागों में बांटा गया है, इंपैक्ट और नॉन इंपैक्ट। इंपैक्ट वो होते हैं जिनके अंदर चोट या प्रहार के द्वारा प्रिंटिंग का कार्य किया जाता है, या आवाज के साथ में प्रिंटिंग का कार्य। अगर चोट या प्रहार होगा तो भाई नॉर्मली आवाज तो आएगी ना। और नॉन इंपैक्ट वो होते हैं जिनके अंदर बिना आवाज या बिना चोट या प्रहार के प्रिंटिंग का कार्य किया जाता है, वो प्रिंटर आपके नॉन इंपैक्ट कहलाते हैं। अब इंपैक्ट प्रिंटर की बात करें तो जो आपने नाम सुना हो तो जो आपके ये डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर हैं, डेजी व्हील, चैन प्रिंटर, ड्रम प्रिंटर, यानी कि प्रिंटिंग मेथड के बेसिस पे जितने भी प्रिंटर हैं वो सभी आपके इंपैक्ट प्रिंटर कहलाते हैं। और नॉन इंपैक्ट प्रिंटर की हम बात करें तो आपने नाम सुना हो तो इंकजेट प्रिंटर, ठीक है, थर्मल प्रिंटर और लेजर प्रिंटर। ये प्रिंटर आपके आते हैं जो नॉन इंपैक्ट प्रिंटर के अंदर आते हैं। अगर हम बात करें नॉन इंपैक्ट प्रिंटर की तो ये आपके नॉन इंपैक्ट प्रिंटर होते हैं जिनके अंदर बिना आवाज के, अगर इनकी स्पेशली बात करें तो ये साइज में क्या होते हैं, साइज में छोटे होते हैं। इनके अंदर बिना हैमर के या बिना चोट के प्रिंटिंग का कार्य किया जाता है। और ये लेजर बीम के द्वारा
बीम के द्वारा प्रिंटिंग का कार्य पूर्ण करते हैं। इनके अंदर आप देखो तो आपकी जीरोक्स मशीन है, ये आपका फोटो प्रिंटर है, ठीक है। इसके अलावा बात करें तो ये आपका इंकजेट प्रिंटर है, इसके अंदर इंक की काफी सारी बोतलें लगी हुई होती हैं। ये भी आपका जीरोक्स प्रिंटर है, ठीक है। और ये आप देखो तो ये आपका फोटोग्राफी, आप फोटो वगैरह जब भी प्रिंट करवाते हो तो इस तरीके प्रिंटर से आपको प्रिंट करके दी जाती हैं। तो आप समझ पाए कौन सा प्रिंटर केवल एक स्ट्रोक कैरेक्टर प्रिंटर है। तो आपका जो डॉट मैट्रिक्स यानी कि इंपैक्ट प्रिंटर, जो इंपैक्ट प्रिंटर हैं, ठीक है, उनके अंदर स्पेशली जो डॉट मैट्रिक्स यानी कि जिसके अंदर इस तरीके के डॉट बने हुए होते हैं, ठीक है, इन डॉटों की एक स्पेशल तरह की मैट्रिक्स होती है। इन मैट्रिक्स के बेसिस पे इन डॉटों को मिला दिया जाता है। इन डॉटों को इस तरीके से अगर मिला दिया जाएगा तो आपकी कोई भी स्पेशल तरह का कैरेक्टर प्रिंट हो जाता है। तो ऐसे प्रिंटर आपके डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर कहलाते हैं और ये सिंगल स्ट्रोक पर वर्क करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, किसी कंप्यूटर प्रणाली में संपूर्ण कार्य को नियंत्रित करने वाले सॉफ्टवेयर को क्या कहा जाता है? सिस्टम सॉफ्टवेयर, लिंकर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, वर्ड प्रोसेसर। तो ऐसे सॉफ्टवेयर को हम क्या कहते हैं जो कंप्यूटर प्रणाली में सारे ही कार्यों को करता है? तो दोस्तों बेसिकली अगर हम बात करते हैं तो उसको हम बोलते हैं ओएस। ओएस का जो शाब्दिक अर्थ है वो है ऑपरेटिंग सिस्टम। और जितने भी आपके ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं ये एक तरीके से सिस्टम सॉफ्टवेयर कहलाते हैं। जितने भी आपके ऑपरेटिंग सिस्टम होंगे ये सभी सिस्टम सॉफ्टवेयर कहलाते हैं। जब हम सॉफ्टवेयर पे बात करेंगे तो मैं आपको यहीं पे थोड़ा सा बता देता हूं ब्रीफ में। अगर हम सॉफ्टवेयर की बात करें तो सॉफ्टवेयर वे होते हैं जिनको हम ओनली देख सकते हैं, ठीक है, जिनको हम फिजिकली रूप से छू नहीं सकते, उनको बोलते हैं हम सॉफ्टवेयर। और हार्डवेयर की अगर हम बात करें तो हार्डवेयर वो होते हैं जिनको हम फिजिकली रूप से देख भी सकते हैं, उसके साथ साथ उनको हम छू सकते हैं। जैसे आपका डेस्कटॉप हो गया, ठीक है, आपका स्पीकर हो गए, माइक्रोफोन हो गया, जॉयस्टिक हो गया, कीबोर्ड हो गया, जितने भी पेरिफेरल डिवाइसेज हैं ये सभी आपके हार्डवेयर हैं। मॉनिटर है, कीबोर्ड है, माउस है, सीपीयू है, प्रिंटर है, ये आपके सभी क्या कहलाते हैं? हार्डवेयर, जिनको हम भौतिक रूप से छू सकते हैं और साथ में क्या है, देख सकते हैं। ये आपके क्या कहलाते हैं? हार्डवेयर। और सॉफ्टवेयर जिनको हम केवल और केवल क्या कर सकते हैं? महसूस कर सकते हैं या देख सकते हैं, वो आपके कहलाते हैं सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर बेसिक रूप से तीन पार्टों में डिवाइड किए जाते हैं जब स्टडी किए जाते हैं। पहला आपका कहलाता है जो कहलाता है सिस्टम सॉफ्टवेयर, दूसरा आपका कहलाता है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, तीसरे आपके कहलाते हैं वो कहलाते हैं यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। अब इनके बारे में डिटेल डिस्कस हम तब करेंगे जब थ्योरी की क्लासें हम रन करेंगे, देखिएगा। और ग्राफिक्स के रूप में देख लीजिएगा, जो भी आपका ये दोस्तों है जो आपका है मदरबोर्ड। मदरबोर्ड एक इस तरह का इलेक्ट्रॉनिक सर्किट बोर्ड होता है जो आपके सीपीयू के अंदर लगा हुआ होता है। इसके ऊपर ही आपके जितने भी कंपोनेंट होते हैं, जैसे हम बात करें आपके प्रोसेसर, एसएमपीएस, सीडी ड्राइव, हार्ड डिस्क, रैम, रोम, ठीक है, और जो भी लैन कार्ड है, ठीक है, ये सारे जितने भी आप देख पा रहे होंगे ये आपकी रैम, ये आपका एसएमपीएस है, ये सीडी ड्राइव है, ये हार्ड डिस्क है। इसके अलावा बहुत सारे सीमोस आईसीज हैं, रजिस्टर है, ट्रांजिस्टर है, ठीक है, जो भी डिवाइसेज है, जितने भी आपके कनेक्टर हैं वो सभी आपके मदरबोर्ड पर इनबिल्ट कनेक्ट होते हैं, ठीक है। और ये जितने भी डिवाइस जो आप मैंने नाम लिए ये आपके सभी डिवाइस क्या कहलाते हैं? हार्डवेयर क्या कहलाते हैं? कंपोनेंट। क्या कहलाते हैं बच्चों? हार्डवेयर कंपोनेंट। और इधर जो आप डिवाइस देख पा रहे हो, मॉनिटर, कीबोर्ड, ठीक है, प्रोसेसर चिप, माउस, सीपीयू, स्पीकर, सीडी रोम, स्कैनर, प्रिंटर, डीवीडी ड्राइव, फ्लॉपी डिस्क, ये आपका कैमरा, ठीक है, वेब कैम, माइक्रोफोन, जिप ड्राइव, ये सभी आपके क्या कहलाते हैं? हार्डवेयर डिवाइसेज, यानी कि हार्डवेयर उपकरण कहलाते हैं। तो क्या आप समझ गए होंगे क्लियरली। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से
कौन आमतौर पर लेटर और रिपोर्ट जैसे कंटेंट बनाने में प्रयुक्त होता है? ऑपरेटिंग सिस्टम, वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर, फर्मवेयर, सिस्टम सॉफ्टवेयर। तो बच्चों अपन जो भी टाइपिंग का कार्य करते हैं, जो भी टाइपिंग का या कंटेंट राइटिंग का कार्य करते हैं, ये जो कार्य हम करते हैं स्पेशली रूप से माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का एक पार्ट होता है एमएस वर्ड। इसी को हम वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर के नाम से जानते हैं। ठीक है, इसके अंदर हम जो भी कंटेंट से रिलेटेड जो भी कार्य होता है, जैसे कंटेंट को फॉर्मेटिंग करना है और कंटेंट की एडिटिंग करना है, ये सारे कार्य, इसके अलावा टाइपिंग है, ठीक है, फॉर्मेटिंग है, एडिटिंग है, ये सभी कार्य, कोई भी लेटर टाइप करना हो, एप्लीकेशन लिखनी हो, फाइल तैयार करनी हो, वो सभी कार्य आपके वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर के अंदर किए जाते हैं। तो जो भी बच्चों का आंसर हमारा बी है, वो सभी स्टूडेंट का आंसर राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, स्क्रीन रेजुलेशन, ठीक है, ये अपने आप में जब भी हम मॉनिटर के बारे में डिस्कस करेंगे तब हम पढ़ेंगे रेजुलेशन क्या होता है, ब्राइटनेस क्या होती है, ग्राफिक्स क्या होती है, ठीक है, और जो आप ये पढ़ते हो पिक्सेल्स क्या होते हैं, इन सभी के बारे में। तो आप देखते हो रेजुलेशन की बात करते हैं तो आपने देखा होगा 720 मल्टीप्लाई बाई 1080p, ठीक है, ऐसा आपको देखने को मिला होगा। ये होता है जो आपका होता है रेजुलेशन। इसके अंदर भी आप जो अभी वर्तमान में आप देखते हो HD, हाई डेफिनेशन HD, ठीक है, फुल HD, इसके अलावा वर्तमान में 2K, 4K, जो ये देखते हो ना, ये सभी आपके क्या है, एक तरीके से रेजुलेशन के टाइप हैं। ठीक है, जैसे कैमरे में आपने सुना होगा 1080 मेगापिक्सल, 4K मेगापिक्सल, तो ये आपके एक तरह के क्या होते हैं, पिक्चर क्वालिटी और पिक्चर क्लियरिटी के बारे में डिसाइड करने के कुछ इसे स्पेशली पैरामीटर्स होते हैं। आपसे ओनली क्वेश्चन पूछा है, रेजुलेशन विवरण में 720p लिखा हुआ आपको कहीं पे ना मिल जाता है, अक्सर मिलता कहां पे, जब भी आप एलईडी मार्केट के अंदर जब भी आप परचेज करोगे एलईडी, तो आपको वहां पर रेजुलेशन के कुछ पैरामीटर दुकानदार के द्वारा बताए जाते हैं कि ये 4K है, ठीक है, ये HD है, ये फुल HD है, इस तरह के। तो जो रेजुलेशन का मतलब है पिक्चर की जो क्वालिटी होगी, जितनी अच्छी क्लियर और जितनी अच्छी प्योर होगी, उतना ही उसका क्या होगा, उतना ही उस TFT का रेजुलेशन अधिक होगा। तो यहां पे ओनली ये पूछा 720 में P का क्या अर्थ है, तो P का बच्चों यहां पर जो अर्थ है वो होता है पिक्सल, ठीक है, पिक्सल के बारे में हम बाद में डिस्कस करेंगे। अभी क्वेश्चंस देखते हैं। अंडो कीबोर्ड शॉर्टकट की है, देखिएगा, जब भी हम MS वर्ड या एक्सेल या पावर पॉइंट, ठीक है, या नोटपैड, इन पर जब भी हम कुछ भी टाइपिंग का या कुछ भी हम फॉर्मेटिंग का काम करते हैं, तो काफी बार क्या होता है, जैसे हम कुछ टाइप कर लेते हैं, ठीक है, कुछ टाइप कर लेते हैं और ये हमारा कर्सर होता है और हमसे बैक स्पेस गलती से दब जाता है, तो जैसे ही हम बैक स्पेस दबाएंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, जेड आपका इरेज हो जाएगा, एक बार और दबा देंगे तो वाई इरेज हो जाएगा। अब आप चाहते हैं फिर से वाई और जेड को लाना चाहते हैं, तो यानी कि जो कंटेंट प्रेजेंट सिचुएशन के अंदर आपसे मिट गया है या गलती से आपसे हट गया है, अगर आप उसको फिर से लेकर के आना चाहते हो, तो उसके लिए जो हम की प्रेस करते हैं उसको बोलते हैं हम CTRL+Z की, और इसी प्रोसेस को हम किस नाम से जानते हैं, अनडू के नाम से जानते हैं। दूसरा प्रोसेस होता है सेम इसका विपरीत, उसको हम बोलते हैं रीडू, उसको हम क्या बोलते हैं, रीडू। इसके लिए जो हम की यूज करते हैं वो CTRL+Y। अब ये क्या करती है कि मान लो हमको Y और Z हमने शुरू में मिटाया था और फिर से हम वापस आ गए और हमको फिर से YZ रिमूव करना है, तो हम रीडू करेंगे और उसी सिचुएशन पे आ जाएंगे जिस सिचुएशन पे या जिस पोजीशन पे हम पहले थे। ठीक है, तो आप समझ गए होंगे अंडो और रीडू दो प्रोसेस क्या होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंफॉर्मेशन सुरक्षा के संबंध में
PIN का पूरा नाम क्या है? तो PIN का पूरा नाम है पर्सनल आइडेंटिफिकेशन नंबर। पर्सनल आइडेंटिफिकेशन नंबर। इसके साथ ही अगर हम बात करते हैं तो एग्जामिनर आपसे कुछ फुल फॉर्म आपसे और भी पूछ सकता है। जैसे आप आंसर कीजिएगा कमेंट बॉक्स में, GSM है, GPS है, सिम है, CDMA है। इस तरीके से इनकी अगर फुल फॉर्म की बात करें तो क्या हो सकती है? GSM का फुल फॉर्म क्या होता है? तो GSM का फुल फॉर्म होता है आपका ग्लोबल सब्सक्राइबर मॉड्यूल। GPS की बात करें तो इसका जो फुल फॉर्म होता है वो होता है ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम। सिम का हम बात करें तो इसका जो फुल फॉर्म होता है सब्सक्राइबर आइडेंटिटी मॉड्यूल। CDMA का जो फुल फॉर्म होता है वो होता है कोड डिवीजन मल्टीपल एक्सेस। ठीक है, तो इनको भी आप याद रखिएगा। ठीक है, ग्लोबल सब्सक्राइबर मॉड्यूल या ग्लोबल सिस्टम मॉड्यूल भी हम बोल सकते हैं, ध्यान रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। वर्ड डॉक्यूमेंट विंडो को मैक्सिमाइज या री स्टोर करने का कीबोर्ड शॉर्टकट की कौन सा है? तो मैंने बात की थी आपसे जब क्लास शुरू करी थी, उस समय भी बात की थी अपने वर्ड, जिसके अंदर हमने कुछ फंक्शन कीज के बारे में डिस्कस किया था। ठीक है, तो हमने पढ़ा था अगर F10 फंक्शन की को हम CTRL के साथ में प्रेस करते हैं तो आप क्या देख पाओगे कि जो आपका MS वर्ड होता है, MS वर्ड, ये क्या होता है? जो आपका टेब खुला हुआ होता है, जो भी आपका वर्क स्पेस की जो टेब होती है, उसके अंदर आप क्या देख पाओगे कि जो हमारे कॉर्नर में 3 बटन होते हैं, एक क्लोज का होता है, एक मैक्सिमाइज का होता है और एक मिनिमाइज का। तो हम इन बटन के द्वारा जो मिनिमाइज और मैक्सिमाइज परफॉर्म करते हैं, उसको अगर हम CTRL प्लस F10 की को डायरेक्ट प्रेस करते हैं तो जो ये टेब होती है, हमारी वर्क टेब होती है, ये ऑटोमेटिकली क्या हो जाती है? मैक्सिमाइज और मिनिमाइज होती है। ठीक है, और अगर आप स्पेशली अल्ट प्लस F10 को भी प्रेस करोगे तो इसके साथ भी ये सेम वर्क परफॉर्म करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा फाइल विकल्प नए वर्क डॉक्यूमेंट को बनाने के लिए प्रयोग किया जाता है? तो जब भी आप किसी भी डॉक्यूमेंट में काम कर रहे हो, चाहे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड हो, चाहे माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल हो, चाहे माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट हो, इन सभी के अंदर अगर आप कोई नई टैब खोलना चाहते हो तो डायरेक्ट आप फाइल के अंदर जाकर के आप न्यू के अंदर क्लिक करते हो तो आपको न्यू टैब ओपन हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी डॉक्यूमेंट में पैराग्राफ की पहली लाइन के नीचे ड्रॉप हुए बड़े पहले अक्षर को कहा जाता है? देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसको ड्रॉप कैप नाम से जाना जाता है। अब ये ड्रॉप कैप क्या होती है देखिएगा, मान लो आप माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर ये वर्क स्पेस के अंदर यहां से कोई पैराग्राफ लिखना शुरू करते हो, ये आप कोई पैराग्राफ लिख रहे हो, ये कोई पैराग्राफ मान लो यहां खत्म हो जाता है, तो आप नेक्स्ट पैराग्राफ को कहां से शुरू करते हो? आप यहां से मिडिल से शुरू करते हो। क्लियर? और मिडिल से जब शुरू करते हो तो यहां पर जो पहला शब्द होता है वो आपका क्या होता है? कैपिटल। यानी कि पहले ड्रॉप हुए पहले अक्षर को क्या कहा जाता है? तो इसी अक्षर को हम किस नाम से जानते हैं? ड्रॉप कैप के नाम से जानते हैं। और जब भी अपन पैराग्राफ चेंज करते हैं तो इस स्पेस को जो छोड़ते हैं, इस स्पेस को हम किस नाम से जानते हैं? इस स्पेस को हम जानते हैं इंडेंट।
इंडेंट के नाम से जानते हैं। एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा चुका है राजस्थान पुलिस कांस्टेबल के अंदर। कांस्टेबल ये शायद कब हुआ था, ये 2020 के अंदर हुआ था, नवंबर के अंदर जो एग्जाम हुए थे, आपको मालूम हो। ठीक है, तो 6 नवंबर की शिफ्ट में या ये 8 नवंबर की शिफ्ट के अंदर ये क्वेश्चन पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, वर्ड डॉक्यूमेंट के अंत में स्थित नोट को क्या कहा जाता है? तो इजी सा क्वेश्चन है, इसको हम एंड नोट्स के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, एक्सेल वर्कबुक किस एक्सटेंशन के साथ स्टोर किया जाता है? अब हम एक्सटेंशन की बात करते हैं तो कुछ स्पेशल एक्सटेंशन होते हैं, जैसे अगर हम बात करें फोटो या इमेज के साथ में जो एक्सटेंशन यूज किए जाते हैं वो डॉट जेपीजी, ये आपका एक्सटेंशन होता है। अगर किसी पीडीएफ फाइल के साथ में आपने देखा हो तो पीडीएफ, अगर वर्ड फाइल के साथ में अगर हम कोई भी एक्सटेंशन सेव करेंगे तो वो आपका डीओसी। ठीक है, अगर हम एक्सेल के साथ में कोई भी एक्सटेंशन जो यूज करते हैं, फाइल सेव करते हैं, तो उसके साथ में एक्सएलएस या डॉट XLSX, या किसी भी पीपीटी के साथ में करते हैं तो पीपीटी या PPTX, ये विशेष फाइल एक्सटेंशन है जो ये माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के अंदर, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल और माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट के साथ में काम में लिए जाते हैं। हमसे यहां पे पूछा है एक्सेल वर्कबुक, एक्सेल, तो ये माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का ही एक पार्ट है, तो इसके अंदर हम XLX और डॉट XLS ये दोनों एक्सटेंशन को यूज करते हैं। विंडो सिस्टम का डिफॉल्ट ब्राउजर, विंडो सिस्टम का बाय डिफॉल्ट ब्राउजर जो होता है वो होता है इंटरनेट एक्सप्लोरर। इंटरनेट एक्सप्लोरर ये आपके विंडो के साथ ही इनबिल्ट पैकेज में होता है। कभी भी आप इंटरनेट वगैरह जब कंप्यूटर पे एक्सेस करते हो तो इसके लिए आप क्या काम में लेते हो? ब्राउजर काम में लेते हो, जिनको हम स्पेशली क्रोम, मोजाइला फायरफॉक्स, ओपेरा, ठीक है, और भी बहुत सारे हैं, यूसी ब्राउजर, इस तरह के ऐसे ब्राउजर्स हैं जो इंटरनेट सफरिंग में हम लोगों को मदद करवाते हैं। ठीक है, तो उनके लिए जो विंडोज है जो बाय डिफॉल्ट ब्राउजर यूज करती है उसको हम इंटरनेट एक्सप्लोरर के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रैम और रोम से मिलकर निम्नलिखित में से क्या बना हुआ होता है? तो रैम प्लस रोम, अगर इन दोनों की बात करें तो ये आपके मेन मेमोरी के मुख्य घटक होते हैं। मेन मेमोरी के क्या होते हैं? मुख्य घटक। तो ये MMU मुख्य मेमोरी यूनिट के नाम से जाने जाते हैं। देखिएगा, अगर हम मेमोरी की बात करते हैं तो कंप्यूटर मेमोरी दो प्रकार की होती है, प्राइमरी मेमोरी और सेकेंडरी मेमोरी। प्राइमरी मेमोरी की बात करें, यही आपकी जो प्राइमरी मेमोरी है उसी के घटक होते हैं रैम और रोम। इसी को हम क्या बोलते हैं? मेन मेमोरी। इसी को हम मेन मेमोरी के नाम से जानते हैं। किसको? प्राइमरी मेमोरी को। और इसी को हम प्राथमिक मेमोरी भी बोलते हैं हिंदी में, प्राथमिक मेमोरी। और जो सेकेंडरी मेमोरी होती है इसको हम द्वितीयक मेमोरी के नाम से जानते हैं। प्राथमिक मेमोरी की बात करें तो ये दो प्रकार की होती है, एक होती है रैम, रैंडम एक्सेस मेमोरी, दूसरी होती है रोम। ठीक है, रीड ओनली मेमोरी। रैम की अगर हम बात करें तो स्पेशली रूप से फिर से फर्दर दो टाइप की होती है, स्टैटिकल रैम और डायनेमिक रैम। अगर हम रोम की बात करें तो ये आपके तीन प्रकार की होती है, प्रोग्रामेबल रैंडम रीड ओनली मेमोरी, इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। अब अगर सेकेंडरी मेमोरी की हम बात करें तो ये वह मेमोरी होती है जो बाहरी रूप से, इसी को हम एक्सटर्नल मेमोरी के नाम से भी जानते हैं। एक्सटर्नल मेमोरी में अगर हम बात करें तो जो आपकी पेन ड्राइव है, मेमोरी कार्ड है, ये सभी क्या है? एक तरीके से एक्सटर्नल है। तो इन्हीं की तर्ज पर जो आपकी हार्ड डिस्क होती है, SSD होती है, सॉलिड स्टेट ड्राइव, इसको बोलते हैं हार्ड डिस्क ड्राइव। HDD की फुल फॉर्म होती है हार्ड डिस्क ड्राइव। SSD वर्तमान में बहुत अधिक प्रचलन में है। SSD सॉलिड स्टेट ड्राइव या सॉलिड सेमीकंडक्टर ड्राइव के नाम से भी हम जानते हैं। कॉम्पैक्ट डिस्क CD, फ्लॉपी डिस्क जो CD से पहले चलती थी, ये आपकी कौन सी होती हैं? ऑप्टिकल डिस्क। और मैग्नेटिक टेप, ये आपका फ्लॉपी डिस्क से भी पहले यूज में लाया जाता था।
नेक्स्ट देखिएगा, कंप्यूटर मॉनिटर द्वारा दिए गए आउटपुट को क्या कहा जाता है। तो कंप्यूटर मॉनिटर की पूछिए यहां पर मॉनिटर। अगर हम पर्टिकुलर आउटपुट की बात करें तो आउटपुट दो रूप से डिवाइड किया जाता है। एक तो आपको जो मॉनिटर के द्वारा आपको आउटपुट डिस्प्ले किया जाता है, इसको हम बोलते हैं सॉफ्ट कॉपी आउटपुट, सॉफ्ट कॉपी आउटपुट। और दूसरा जो आपका प्रिंटर के द्वारा, प्रिंटर्स के द्वारा आउटपुट लिया जाता है, उसको हम बोलते हैं हार्ड कॉपी आउटपुट। तो आपको क्लियर हो गया, जो मॉनिटर के द्वारा आउटपुट लिया जाता है वो आपका क्या कहलाता है, सॉफ्ट कॉपी आउटपुट। और हार्ड कॉपी आउटपुट आपका जो पेपर पर परमानेंटली रूप से डिक्लेयर या फाइनली पेपर पर जिसको फिजिकली हम छू सकते हैं और देख सकते हैं और पढ़ सकते हैं और टच कर सकते हैं, ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं, हार्ड कॉपी आउटपुट बोलते हैं। इससे सिंपल आपको कोई नहीं समझा सकता। नेक्स्ट देखिएगा, निम्नलिखित में से किसका आकार सबसे छोटा होता है। तो देखिएगा कुछ स्पेशल तरीके के कंप्यूटर्स के नेम है, पाम टॉप, नोटबुक, डेस्कटॉप, लैपटॉप। अगर आपने नहीं देखा हो, लगभग आपने लैपटॉप और डेस्कटॉप सबने देखा होगा, बट अगर हम नोटबुक की बात करते हैं तो नोटबुक एक ऐसा कंप्यूटर होता है जो आकार में आपका जो लैपटॉप होता है उससे साइज में छोटा होता है। और जो लैपटॉप से आकार में छोटा होता है वो आपका होता है नोटबुक। और जो नोटबुक से भी आकार में छोटा होता है, ऐसे कंप्यूटर आपके कौन से कंप्यूटर कहलाते हैं, वो कंप्यूटर आपके पॉम टॉप कहलाते हैं। तो आकार में जो सबसे छोटा कंप्यूटर होगा वो आपका क्या कहलाएगा, पॉम टॉप। तो दोस्तों आप देख सकते हैं ये कंप्यूटर है जो आपका क्या है, ये आपका कंप्यूटर है जो कहलाता है आपका पीसी, पर्सनल कंप्यूटर। ये जो कंप्यूटर है टीएफटी वाले, ये आपके कहलाते हैं डेस्क टॉप कंप्यूटर। और ये आपका कहलाता है लैपटॉप कंप्यूटर, ठीक है। और ये जो आप देख रहे हो ये आपका, इसको हम बोल सकते हैं नोटबुक या हम बोल सकते हैं पाम टॉप, ठीक है। तो आकार में अगर आपको ऑप्शन में नोटबुक मिलता है तो आपका नोटबुक हो जाएगा, अगर पाम टॉप मिलता है तो पाम टॉप हो जाएगा। और ये जो संपूर्ण आप ये डायग्राम देख पा रहे हो, ये पूरा क्या कहलाता है, ये एक कंप्यूटर सिस्टम कहलाता है, जो कि इसके जितने भी पेरिफेरल डिवाइसेज है उनके साथ में जुड़ा हुआ होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा फटाफट से, माउस पर निम्न में से क्या करने से किसी आइटम को सिलेक्ट करके उसे एक से दूसरे स्थान पर ले जाया जा सकता है। अगर आपने देखा हो तो डेस्कटॉप पे जो आपके आइकन्स होते हैं, डेस्कटॉप पर आपके बहुत सारे आइकन्स होते हैं। अगर इन आइकन्स को आप एक स्थान से दूसरे स्थान पर, यानी इस आइकन को आप यहां से और यहां पर रखना चाहते हैं तो हम क्या यूज करते हैं, तो हम हमारे माउस की सहायता से इस पर सिंगल क्लिक करके और इसको इस स्थान से इस स्थान पर ले जाने का जो प्रोसेस होता है वो कहलाता है ड्रैग एंड ड्रॉपिंग। क्या कहलाता है बच्चों, ड्रैग एंड ड्रॉपिंग। ऐसे हम किसी भी फोल्डर को, किसी भी फाइल को एक स्थान से दूसरे स्थान पर मूव करवा सकते हैं। विंडोज में किसी खुली हुई विंडो को बंद करने के लिए निम्न में से कौन सा कुंजी संयोजन प्रयुक्त होता है। तो हमने जब कीबोर्ड के बारे में पढ़ा था, कीबोर्ड के बारे में पढ़ा था, इसमें हमने कुछ फंक्शन कीज पढ़ी थी जब हमने F4 की बात करी थी। तो अगर हम F4 की को प्लस किसके साथ में, अल्ट के साथ में अगर हम इसको प्रेस करते हैं तो क्या कर सकते हैं हम, जितनी भी खुली हुई कंप्यूटर पे प्रेजेंट के अंदर करंट विंडोज है उन सबको हम क्या कर सकते हैं, क्लोज करने का कार्य कर सकते हैं। निम्न में से कौन सा विकल्प विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम का सही संस्करण नहीं है, पूछा है दोस्तों यहां पर। तो विंडोज एक्सपी, बिल्कुल विंडो, ये माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस की एक विंडो होती है। विंडोज 8 भी आपका विंडो होता है और विंडोज 7 भी, जो सर्वाधिक प्रचलन में ऑफिस 7 भी है, ठीक है। बट विंडोज 2016 की बात करें तो ये आपका ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं होता है, ठीक है। तो राइट आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, किसी ब्राउजर के खुले हुए टेबों में एक दूसरे पर जाने के लिए निम्न में से कौन सी शॉर्टकट कुंजी का प्रयोग किया जा सकता है, कौन सी शॉर्टकट कुंजी का प्रयोग किया जाता है। तो आप देख पाते हो ये आपकी मॉनिटर की स्क्रीन होती है, इस पर जो नीचे ही नीचे आप देखते हो जहां पर जो आपका स्टार्ट बटन होता है, यहां पर आपका होता है स्टार्ट बटन। जिस बार के अंदर स्टार्ट बटन होता है उसी को हम क्या बोलते हैं, टास्क बार।
और जब भी कोई टेब खुली हुई होती है उसके जो ऊपर ही ऊपर की बार होती है ये आपकी कहलाती है मेन्यू बार, या हम इसी को बोलते हैं टाइटल बार। ठीक है, टाइटल बार के अंदर ही जो आपको ये 3 बटन होते हैं, क्लोज का, मैक्सिमाइज और मिनिमाइज, ये अवेलेबल होते हैं। इसके नीचे आपकी होती है मेन्यू बार। तो जो आपकी टास्क बार में आप जो भी कोई प्रोग्राम खोलते हो, जैसे आपने वर्ड खोला, जैसे आपने पावर पॉइंट खोला, जैसे आपने एक्सेल खोला, तो आप जितनी भी फाइलें खोलते हो वो आपकी यहाँ पे मिनिमाइज में आपको दिखाई देती है टास्क बार में। तो आप टास्क बार में अगर एक फाइल पे काम कर रहे हो और दूसरी पर मूव करना चाहते हो, जैसे आप वर्तमान में वर्ड पे काम कर रहे हो, वर्ड से आप पावर पॉइंट पर जाना चाहते हो, तो आप डायरेक्ट CTRL प्लस टेब की काम में लोगे, CTRL प्लस टेब की आप काम में लोगे, तो सॉरी अल्ट प्लस टेब, CTRL नहीं, सॉरी अल्ट प्लस टेब की काम में लोगे तो आप डायरेक्ट एक वर्क स्पेस से दूसरे के वर्क स्पेस में आप मूव कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, निम्न में से किसे संपीड़ित कंप्रेस फाइल का सही एक्सटेंशन नहीं है? तो सही एक्सटेंशन देखिएगा डॉट एग्जीक्यूट भी होता है, ठीक है, डॉट टार भी होता है, डॉट रार भी होता है, बट .7z किसी भी फाइल का सही एक्सटेंशन नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, डिस्क की सभी सामग्रियों को मिटाने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? तो जब भी हम, आपने सुना हो, कभी देखा हो, तो आप जब भी मेमोरी कार्ड को आप में कोई मिस्टेक आ जाती है या फोन आपका मोबाइल काम करने की जो स्पीड है स्लो हो जाती है, तो आप फोन को क्या करते हो, फोन को करते हो आप रीसेट, ठीक है, या आप क्या करते हो, मेमोरी को क्या कर लेते हो, मेमोरी स्पेस को क्या करते हो, आपके जो मेमोरी कार्ड लगा हुआ होता है मोबाइल में उसको क्या करते हो, फॉर्मेट। तो जैसे ही कंप्यूटर के अंदर भी जितनी भी डिस्क होती हैं उनके अंदर से सारी डेटा को या सामग्री को, इंफॉर्मेशन को मिटाने की जो प्रक्रिया होती है उसको हम किस नाम से जानते हैं, फॉर्मेटिंग के नाम से जानते हैं। तो दोस्तों इस तरीके से आप समझ पाए होंगे, आज लगभग हमने 30 से 35 क्वेश्चन सोल्व किए विद ग्राफिक्स इमेज के साथ में, और मैं आशा करता हूं कि आपको बेहतरीन तरीके से मैं समझा पाया हूँ। अगर दोस्तों, अगर आपको क्लास पसंद आई हो तो आप क्लास को लाइक करें, ठीक है, और शेयर करें अधिक से अधिक अपने फ्रेंड सर्किल में। और दोस्तों आप इसी तरीके से हमारे चैनल पर बने रहें, और जो नए व्यूअर्स आज क्लास को ज्वाइन किए, नए स्टूडेंट, वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू दोस्तों।